अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जिसके अंदर मलिक इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद होते थे। जिसके अंदर हमने इमिग्रेशन के ऊपर प्रोग्राम किया, ई कॉमर्स के ऊपर प्रोग्राम किया और डिफरेंट शोबे के ऊपर जो इनकी एक्सपर्टीज़ थी उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और आप तक मैक्सिमम जो कोशिश की कि मालूमात फ़राहम की जाए। लेकिन कुछ लोगों का फ़ीडबैक आया, उन्होंने बोला कि जो पर्सनैलिटी आपके साथ बैठी है हमें उनका भी तारुफ करवाएं, उनका भी पता चले कि वो जो एडवाइस कर रहे हैं उनकी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है। आइए आज इनसे बात करते हैं, इनकी शख्सियत के ऊपर, इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ कैसे किया और ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे बनाई। मतलब साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि लोग तो पूछते हैं कि जनाब अपना इनका क्या तारुफ है और सारा। डेफिनेटली आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन थोड़ा सा और मज़ीद आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये बताइएगा कि आपने अर्ली जो है अपनी अर्ली जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप एक बैंकर भी थे, तो वहाँ से आगाज़ करें, फिर आगे ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे बनती गई उसके ऊपर हम बात जारी रखेंगे। जी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया दोबारा और मैं हाज़िर हूँ। मैं थैंक सारी यू। डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मैंने अपने प्रैक्टिकल करियर का आगाज़ बतौर बैंकर किया और बैंक ऑफ पंजाब से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। अच्छा, और उस पे भी मेरी एक हमेशा ना जद्दोजहद करने की आदत है। मैंने अपने जितना भी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक कोशिश की कि बैंक में जो भी मैक्सिमम आपके पास जो भी आपको ड्यूटी असाइन की जाती हैं या जो भी आपकी एलोकेशन है, डिपॉजिट के लिए अगर आपको कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज या ट्रेड के लिए, तो मैंने कोशिश की कि चीज़ों को बहुत प्रॉपर करूं। अच्छा, तो साथ लेकिन मेरी एक आदत हमेशा था कि मेरा एक इंसेंटिव रोका बैंक ऑफ पंजाब में, तो मैंने वो मेरा हाल एक बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी मेरा हाल जो ट्रीटमेंट थी, जो डिस्क्रिमिनेशन थी या पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन थी, मैंने उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी यादगार एक जद्दोजहद की, या शायद ही किसी एम्प्लॉय ने की हो। शफ़ी अरशद उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे, तो इसके एक स्टेज पे जो स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया और बैंकिंग पॉलिसी डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल मेरे लिए एक ऑर्डर निकाला और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मुझे प्रमोशन मिली। और अच्छा, उसका लेकिन मुझे बाद में कोई खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन हमें ये था कि मैंने प्रॉपर उस पर अपना राइट ले के रहा मैं। और मैं जो भी कोशिश कर रहे इंसान, कोई भी अगर उसकी सच्ची लगन हो और उसके में कुछ करने का जज्बा हो, तो वो जो भी आप सोचते हैं वो आप कर लेते हैं। तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि देखें, अगर आप मुझे हमेशा से हमें एडवाइसेस मिलती थी कि यार आप बिल्कुल एक छोटे रैंक के ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कैसे आप फ़ाइट कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त भी फ़ाइट की और हमने, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमें इज़्ज़त दी और हमने वो अपना इंसेंटिव क्लेम किया। अच्छा, ये इसके 2009 में मैंने फिर एक बिज़नेस की तरफ आया। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप यंगेस्ट बैंकर भी रहे थे, आपको ये भी ज़्यादा ऐसे ही असर है। ऐसे ही लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक बैंकर के लिए मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, जो जॉब करने वाला बंदा होता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस में आना। वो बड़ा बड़ा डिसीजन स्ट्रांग होता है कि आप अच्छी खासी जॉब लगी हो, अच्छी सैलरी आ रही हो, सुबह आराम से पैन कोट टाई पहन के बंदा बैंक ऐसे में ही जाए और सारा, तो शाम को आराम से घर वापस आए फैमिली के साथ। लेकिन बिजनेस का डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बड़ी हिम्मत आपको चाहिए होती कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ती है। अगर आपने कुछ है। भी हाँ। करनी है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। हम्म। देखिए, मेरे पास बहुत ऑप्शन थी स्विच करने की और जॉब्स में जाने की, लेकिन मैंने कहा कि अभी मुझे लगता था मुझ में बिज़नेस में बहुत पोटेंशियल है, मैं चीज़ों को जल्दी लर्न कर लेता हूँ, मुझे कोई भी टारगेट मिलता है मैं उसको डबल से ज़्यादा सरपास कर देता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, और जो ड्यूरिंग सर्विस मैंने अपने ड्यूरिंग सर्विस एक लकड़ी का बिज़नेस स्टार्ट किया हसन फर्नीचर के नाम पे, आदिल जफ़र सुजुकी मोटर के हंजरवाल में। मैंने एक जदीद तरीन जो यूनिट लगाया, जो आप फर्नीचर फैक्ट्री कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शौक मुझे जॉब के साथ साथ बिजनेस का शौक था, लेकिन वो बिजनेस इफेक्ट होता था। बिजनेस में आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते थे या जॉब इफेक्ट होनी थी या बिजनेस होना था, बिजनेस। दोनों। तो हमने ये समझा कि भाई मुझे बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। और आप ये भी समझ सकते हैं कि एक्सीडेंटली मुझे सारा बिजनेस पे फोकस करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग थी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क भी ज़्यादा रखा हुआ था, एवेन्यू भी ज़्यादा रखे हुए थे। शायद कुछ हमसे ज़्यादा काम लेना था या बड़ा काम लेना था। तो लेकिन कंफर्ट जोन में हम उस वक्त भी नहीं थे जब इवन के जॉब में कर रहा था, उस वक्त भी हम कंफर्ट जोन में नहीं थे। उस वक्त भी हम दो तीन चीज़ें साथ छोटी छोटी किसी पैसिव इनकम के लिए, किसी जगह एक्टिव इनकम के लिए कुछ चीज़ें कर रहे थे।
तो अभी फिर उसके बाद 2009 के बाद मैं प्रैक्टिकली हमने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा और हमने अपना जो पंजा आजमाने की कोशिश की कि भाई हम कितने पानी में हैं और हमारी क्या सलाहियत है। तो उसमें जो बैंक आपको एक इंसान को पता चल जाता है ना, वो जैसे एक इंडियन मूवी थी गुरु, ठीक है, उसके अंदर वो जब वो कहता है उसको कि आपकी सैलरी डबल हो गई है, तुर्की में काम कर रहा होता है हाँ वो सही है। है, तो वो कह रहा है कि अब तुम्हारी सैलरी भी डबल और तुम्हारे डेजिग्नेशन भी बढ़ा दिया। तो कहते हैं उसी दिन इस्तीफा दे देता है, कहता है भाई मैं आज के बाद अगर मैं दोनों लिए काम कर सकता हूँ तो मैं अपने लिए क्यों ना करूँ। तो ये एहसास कब हुआ? अच्छा, मुझे ये एहसास हमेशा रहता था कि जब मुझे ये कहते थे कि 4 बिलियन डिपॉजिट तो हम 8 बिलियन की हमारे पास ताकत थी। हाँ, तो मुझे ये हमेशा लगता था कि अगर मैं जॉब भी साथ मैनेज कर पा रहा हूँ, साथ में कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो मुझ में पोटेंशियल है। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2009 के बाद हमें अल्लाह ताला ने देखें, जो भी आपके अंदर जब कई सलाहियतें होती हैं, आपको खुद भी अपने अंदर पोटेंशियल का नहीं पता होता। हाँ सर। जब आपको मौका मिलता है और आपका टैलेंट तब सामने आता है जब आपको कोई स्टेज मिलता है। और बिजनेस में आपका स्टेज भी अपना होता है और आपकी सलाहियतें भी अपनी होती हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी अपना होता है और इसलिए फिर आपकी सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। फर्नीचर फैक्ट्री का क्या हुआ? उसमें तो सुना लॉस हुआ था आपको शुरू में। अच्छा, फर्नीचर फैक्ट्री में बिल्कुल हमें लॉस हुआ। लॉस इस एंगल से हुआ कि देखें, आप जब बिजनेस में प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे होते, आप आधा टाइम जॉब पर दे रहे हैं, आधा टाइम आप किसी के ज़रिए कर रहे हैं, तो उस पर हमें दियार, कैल कैल पड़तल, चीड़, रेड मरंडी, ऐशवुड, बीचवुड, ये हमारी जो डोमेन थी लकड़ी में। और उस वक्त देसी लकड़ी का भी काम होता था, जो पाकिस्तान में आप कहते हैं देसी लकड़ी का काम। तो उसकी ये प्रोडक्ट थी, जैसे जो कैल है, पड़तल है, दियार में कंडा प्योर होती थी, फिर उस पर अगर गैली है, डमडमा है, इस एंगल से। तो आप एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट थी, लेकिन मुझे रिलाई करना पड़ता था अपने एम्प्लॉयज़ पे। अच्छा, उस पे हमें जो पमाइश में इशू हुआ उस वक्त कि हमें कोई जो माल आया आज़ाद कश्मीर से, या इसकी जो मेन सप्लाई की मंडी चकदरा है, दरगई है, वेलिया मंडी है, आपको कई दफ़ा आपको जो रवाद से माल उठाना पड़ता था, तो उसका जो साइज़ या उसकी पमाइश है वो पूरी नहीं निकल रही थी। जब हमें मेरा ख्याल हमने 50 से ज़्यादा जब जो गाड़ियाँ परचेज़ की, तो एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि ये जो आपकी आज लॉट आई है तो ये कितने फीट है? तो मैंने उनको ये 600 फीट, उसने कहा इसको अभी पमाइश हम कर सकते हैं। हमने की तो वो 450 फीट निकली। तो हमने उसके बाद सारी पमाइश करवाई, तो तकरीबन 4.5 से 5,000 स्क्वायर फुट का फ़र्क था, और उस वक्त 3200 स्क्वायर फुट जो दियार की कीमत थी। राइट। अच्छा, तो लेकिन फिर वो उसमें लॉस हो गया, फिर अब डिसअपॉइंट तो नहीं हुए और आपने फिर कहा कि नहीं अभी बिजनेस में ही रहना है, तो उसमें फिर आपने रियल एस्टेट का काम शुरू किया ऐसे? बिल्कुल, रियल एस्टेट का काम मैंने किया 2009 में। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक को मैंने बिल्कुल कोई खुशी दिली से नहीं छोड़ा हुआ। ज़ाहिर है वो इतना बड़ा। हम जब देखें, एक आप अच्छा एक इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एक ना पर्सनल, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपकी एक रेवेलरी चल रही होती है, ठीक है। तो उसमें मैं ये सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी सेगमेंट है, इसको मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हमें ये देखा, हम इंटरनल आपका स्टाफ में भी प्रॉब्लम चल रही होती है। जब आप यंग एज में आपको स्लॉट भी अच्छी मिलती है, आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो कई लोग, और जब आप अपने होम स्टेशन पे नहीं होते, तो जब आप किसी दूसरे स्टेशन पे होते हैं, तो कुछ लोग अपने लिए ख़तरा समझते हैं कि आप शायद उनके लिए ख़तरा है, उनके फ्यूचर के लिए ख़तरा है, उनको अपॉर्चुनिटी कम मिली या उनके रास्ते मसदूद हो रहे हैं, तो कुछ लोग फिर नेगेटिव ऑप्शन भी लेते हैं। अच्छा, मेरा उसका बैक एंड ये था कि मैंने कभी बैंक में प्रेसिडेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया हुआ था, तो उस पर हमें कोई स्टॉक शॉर्ट की कोई इशू था या ये वो। मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दे दी, हम बहुत कामयाब हुए, हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इंसान को ना कभी कसक रहती है किसी चीज़ की। तो बैंक ने जो एक हमारी रिवाइलरी थी, पर्सनल चल रही, तो बैंक ने उसको कभी इंक्वायरी करना मुनासिब ना समझा, मुझे कभी चार्जशीट ना किया, मुझे एक मीमो तक ना दिया, तो मुझे डायरेक्ट टर्मिनेशन दी। अच्छा, वो टर्मिनेशन दी, वो टर्मिनेशन का एक मंजूर साहब आप बड़ा हैरान कुन है कि आज तक हम मतलाशी हैं इंसाफ के इस एंगल से। आज भी मेरी को पिटीशन पड़ी होगी हाई कोर्ट में। अच्छा, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया कभी ओपन ट्रायल का मौका मिले, या एक बंदा इतना रिज़्क़ हलाल पे बिलीव करता है कि वो कहता है कि यार मैंने ज़िंदगी में करप्शन की चाय नहीं कभी पी,
ठीक है, तो उसको एक कभी एलिगेशन का सामना करना पड़ा और बैंक ने कभी ये भी गवारा न किया हो कि क्योंकि उसके हमने एक स्ट्रगल की हुई थी, हमने 4 साल लगा के इंसेंटिव लिया, रिट्रोस्पेक्ट प्रमोशन ले ली, तो ये हमारा कसूर बना। और बिल्कुल भी उस पर जब, लेकिन फिर मैंने ज़िंदगी में कभी उसके बाद किसी जगह सीवी नहीं भेजा। मुझे 1000 मौके मिले, क्योंकि हम जिस्तजू करने वाले लोग हैं, हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हमने कहा कि भाई ज़िंदगी में जब एक रास्ता बंद होता है तो आपके लिए 100 रास्ते खुलते हैं। अच्छा, फिर एक हैरानगी देखें कि बहुत से बैंकर ने उसके बाद मेरे पास जॉब की। बहुत से बैंकर के लिए हमने अपने रास्ते खोल दिए कि आए आप हमारे पास जॉब करें, और बहुत से टॉप लेवल के भी कुछ ओहदेदार थे जिन्होंने फिर मेरे पास जॉब्स की। तो ये बताइएगा कि उसमें कितने सरमायाकारी, कितने पैसों से आपने वो रियल एस्टेट, ज़ाहिर वो भी आसान अमाउंट तो नहीं होती, तो वो बैंक से कर्जा वर्जा लिया था, क्या हुआ था, या कुछ चीज़ बेची थी? मैंने जब जो पहली जो रियल एस्टेट में हमने जो फुल फ्लैज 2009 के बाद, 2009 के बाद तो हमारा सारा फोकस ब्लेसिंग, कई दफ़ा ये कहा जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, तो हमें तो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मैं आज इसको ये बताना चाहूँगा मेरे रियल एस्टेट में, लेकिन मुझे वो बैंकिंग कैरियर मंजूर साहब बहुत फ़ायदा दिया उस बैंकिंग कैरियर में। अच्छा, मुझे मैंने एक बहुत जदीद सिस्टम देख लिया कि बैंक आईटी पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। आप मॉडर्न तरीन टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, आप इस पे आईटी बेस्ड चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप जदीद तरीन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मुझे उस वक्त फिर इनपुट्स देने का मौका मिला, और मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द रियल स्टेट, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रियल स्टेट, मैंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने जो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की कि हमने सिर्फ लाहौर को मेन फोकस रखा अपना, और हमने इस पर इंफॉर्मेशन ये ली कि जी लाहौर में टोटल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कितने हैं और इसको अप्रूव करने वाली कौन सी अथॉरिटी है। फ़र्ज़ किया कि इस पर आपको अप्रूव करने वाली अथॉरिटी जो टीएमए है, या उससे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, या एलडीए है। अच्छा, इसके बाद कि ये कौन से रोड पे एक्यूरेट एड्रेस किया है, अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसका एक्यूरेट एड्रेस क्या है, कौन से रोड है, कमाहा रोड पे है, बेदियाँ रोड पे है, रायवन रोड पे है, या फ़र्ज़ किया अगर इस पे कौन से रोड पे एक्यूरेट इसका एड्रेस कौन सा है, डीएचए में है, बहरिया में है, या किधर है। इस पे हमने एक नया बड़ा यूनिक सिस्टम देने की कोशिश की कि टोटल रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट लाहौर में कितने हैं, कौन से रोड पे है, कमाहा पे है, बेदियाँ पे है, और फिरोजपुर रोड पे है, कौन से हाउसिंग जो डीएचए में है कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, या बहरिया में है, या आपके जो जितने दूसरे डेवलपर्स हैं, तो इस पर प्लॉट की कैटेगरी कौन सी है, ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, ट्रांसफ़र का ऑफिस किधर के कहाँ है, इसकी डाउन पेमेंट जो कितनी थी जब ये स्टार्ट हुआ, शेड्यूल कितने था, अगर डेवलपर है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन सा था, और अगर ये प्राइवेट सेक्टर का डेवलपर है या कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स था, जैसे पीआईए है, एडब्ल्यूटी है, एडब्ल्यूटी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फिजाइया है, बीकन हाउस है, पीआईए है, स्टेट लाइफ है, बाबडा है, एसबीएफसी है, बैंकर एवेन्यू है, ये सारी आपके कोऑपरेटिव सेक्टर से। ऐसे अगर फर्ज किया जैसे आशियाना है, ये पब्लिक सेक्टर में है। तो हमने ये भी, हमने इतनी ज़्यादा इस पे अच्छी वर्किंग करवा ली कि हमें ये पता चल गया कि ये प्राइवेट सेक्टर के कौन सा है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर से कौन सा है, और इस पे आपका पब्लिक सेक्टर से कौन सा है। और उस वक्त इतना जदीद सिस्टम नहीं था, और ये मैं कहता हूँ कि इतना मुश्किल था कि हमें मैनुअल वर्किंग करवानी पड़ी। हमने 20 लोगों को बाइक्स लेके दी, को 20 लैपटॉप लेके दिए, और अल्लाह का नाम लिया और हमने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन ये इतनी यूनिक थी, और यही हमारी कामयाबी की बुनियाद बन गई। यही बुनियाद बनी कि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग डाटाबेस आ गई, और हमने देखें एक नया, मैं आज भी कहता हूँ कि नौजवान नस्ल को, रियल्टर्स को हमसे लर्न करना चाहिए कि हमने ये समझा कि जब हमारे पास लाहौर की तमाम ये इन्फॉर्मेशन आ गई, तो हमने ये समझा कि भाई कोई भी चीज़ है कि हमने इसको मुनासिब समझा कि भाई कोई भी इन्वेंट्री है, अगर आपको ईडन हाउसिंग है, उस वक्त ईडन भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, या डीएचए था, बहरिया था, तो या कोई भी प्राइवेट डेवलपर है, जैसे आपको अर्बन डेवलपर है, या सिटी हाउसिंग वाले हैं, या फर्ज किया दूसरे जैतून है, रफ़ी ग्रुप है, उसकी इन्वेंट्री वो उनकी नहीं है, आप समझे, ये आपकी इन्वेंट्री है। हमने उसका ओन किया, और हमने अपना एक चैनल डेवलप कर लिया B2B नेटवर्क का, कि हमने लोगों को बुलाया कि भैया आपको क्या इंसेंटिव मिल रहा है। हमने जो डेवलपर्स को कायल किया
कि भाई ये क्या आप जो अगर हम आपको ये आपकी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें रूटीन से हट के क्या देंगे, और हमने उनको कायल किया कि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, हमारे पास आपको हेल्प करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने वो कन्विंस हुए, हमने स्टार्ट किया और हमारी हज़ारों में हमारी बल्क में सेल्स निकली जो। लेकिन हमने पहली कंपनी मैंने पैराडाइज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की, फिर न्यू एज मार्केटिंग, फिर वैल्यू वेंचर, फिर पेगासस शिपिंग लॉजिस्टिक, अरफा एजुकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। जैसे ऐसे ही फिर हमने इसके बाद जो फेंग होंग एलिवेटर, लॉन्ग ही वेंचर्स चाइनीज़ के तावन से हमने ये मिलके बनाई। तो लेकिन ये सारा जो हमारा जितना भी जो बेस वही थी, जो डाटा बेस जो थी, जो आपने डाटा इकट्ठा किया। कलेक्शन थी, और वो इतनी आर्टिस्टिक डाटा बेस है कि आज भी हमारे पास मेरा ख्याल कोई 10,000 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि रिवन के कराची में, कनीज़ फातिमा, या आपका नीपा चुरंगी में कोई, मंगू पीर में प्रोजेक्ट है, गुलशन हदीद में प्रोजेक्ट है, गुलशन एबाब में है, गुलिस्तान जोहर में है, कनीज़ फातिमा टीचर्स में है कुछ भी, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर आपका फेज़ जो बहरिया फेज़ 8 है, या आपके बहावलपुर में कोई प्रोजेक्ट है, कोयटा में है, पेशावर में है DHA का, या इसके अलावा आपका जितना गुजरावाला में है, या लाहौर आम चीज़ है, फर्ज किया मुल्तान में, तो हमें इतनी अच्छी गिरफ्त थी हमारी रियल स्टेट में, और हमने उसी इंफॉर्मेशन को जो हमने कंपाइल की थी, जो डिसिप्लिन में ले आए थे, हमने उसी अपनी सक्सेस के लिए तो इस्तेमाल वो किया। उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम एज ए मार्केटिंग कंपनी कह सकते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी कह सकते हैं, या हम उसको जैसे ज़मीन.com या बाकी जो सारी बहुत बाद में आई हैं, तो आपने इसको उस प्लेटफॉर्म को उस लेवल के ऊपर क्यों नहीं लेके गए आप? मतलब उस वक्त जितना डाटा मौजूद था आपके पास जब, तो वो रियल एस्टेट कंपनी कह। अच्छा, आप इसको ये कह सकते हैं कि रियल स्टेट में, जब रियल स्टेट पे हमने एक न्यू एज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन उसका फेज था या जो जेवल था वो पैराडाइज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड था, क्योंकि ये इस पे ये सबसे लार्जेस्ट, मैं आज भी क्लेम करता हूँ, और क्योंकि ये 2012 से 2017 तक इवन के DHA में सिर्फ हमारे 4 ऑफिस थे। बहरिया में आपका बहरिया निशेमन में, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी में, बहरिया ऑर्चर्ड में, बहरिया केनाल रोड पे, आपका जलील गार्डन में हमारे 2 ऑफिस थे, सिर्फ जेफ हाइट में 4 ऑफिस, हफीज़ सेंटर में 1 ऑफिस, MM आलम रोड पे कबाइल के सामने। क्या बात। तो हमारा जो ऐसे गुजरांवाला में 5 ऑफिस, हमारे इस्लामाबाद में, कितनी और टोटल ब्रांचेस थी हमारी जो almost? टोटल 47 ब्रांचेस से हमने जो 2016 में जब इसाक डार ने टैक्सेस लगाए तो हमने उसको डाउन साइज पे लेके आए, तो फिर हमारी 22 एक्टिव ब्रांचेस रह गई। तो देखें, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमने रियल स्टेट का बनाया, और लोगों ने, जो डेवलपर हमसे पे इतना एतमाद करता था, वो कहता था कि भाई अगर ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये 1 घंटे में इनकी, वो भी अंडरस्टैंड कर गया था इनकी ये कैपेसिटी है कि इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जा सकते ठीक है हैं। मतलब तो हमने इसका फ़ायदा उठाया। बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना बड़ा सेटअप को हैंडल करना, मैनेज करना, हर चीज़ों अकाउंट्स को मैनेज करना, मार्केटिंग, सेल्स की टीमें, आपकी कॉलिंग सेंटर, बहुत बड़ा सेटअप होता है, बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। लेकिन ये मुझे लग रहा है हमें नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इस पे लेके जाएंगे। नाजरीन, मलिक साद साहब के साथ लगता है एक एपिसोड में तो ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है, तो लेकिन अगले एपिसोड के अंदर मलिक साद साहब से यहीं से शुरू करेंगे और पूछेंगे कि ये 47 ब्रांचेस का जो पूरा नेटवर्क वो उसको कैसे हैंडल करते थे। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।